हेलो, मैं दिविता शर्मा। आज के लेक्चर में हम रियल एनालिसिस का सब टॉपिक इम्प्रॉपर इंटीग्रल को कंटिन्यू करेंगे। फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस लेक्चर में हमने डेफिनेशन देखी थी, टाइप ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल देख चुके हैं, टेस्ट फॉर द इम्प्रॉपर इंटीग्रल। यहाँ पे तीन टाइप के इम्प्रॉपर इंटीग्रल होते हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड टाइप ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल। तो हमने फर्स्ट टाइप ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल का जो बेसिक टेस्ट होता है फॉर द कन्वर्जेंस वो हम देख चुके हैं इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस इम्प्रॉपर इंटीग्रल। लिंक आई बटन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अब ये जो पूरा लेक्चर है आपका, जितने भी एग्जाम एमसीक्यू बेस्ड होते हैं जिसमें रियल एनालिसिस आपसे पूछा जा रहा है और उसका सब टॉपिक इम्प्रॉपर इंटीग्रल है, ये लेक्चर उन सभी को टारगेट करता है। ये क्रैश कोर्स टाइप का लेक्चर है। यहाँ पे हम कुछ भी बहुत डेफिनेशन को बहुत लैंग्वेज फॉर्म में नहीं लिख रहे हैं। यहाँ पे हम जो पूरी हमको अंडरस्टैंडिंग रिक्वायर्ड होती है टू सॉल्व एंड अटेम्प्ट द एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन, हम वो कर रहे हैं। यहाँ पे हर चीज़ के लिए हम एक एग्जाम्पल को ले रहे हैं और उस एग्जाम्पल से हम सारे जितने भी कंसेप्ट हैं उनको समझने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि आपकी हाथ की हाथ प्रैक्टिस होती जाएगी। एंड एट द एंड ऑफ द लेक्चर हम यहाँ पे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी देखेंगे। तो आज के लेक्चर में हम सेकेंड काइंड, थर्ड काइंड और इसके बाद कुछ स्पेशल टेस्ट होते हैं फॉर एवरी काइंड ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल के कन्वर्जेंस के टेस्ट के लिए, तो वो भी हम देखेंगे, जैसे कि हमारा डिरिचलेट, कंपैरिजन एंड पी टेस्ट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर के साथ। सबसे पहले हमको टेस्ट फॉर द कन्वर्जेंस पे बात करनी है, जिसपे हम बात कर रहे हैं यहाँ पे सेकंड काइंड ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल में। तो सबसे पहले जब भी आपको कभी क्वेश्चन आता है एग्जाम में और उसके अंदर नीचे ऑप्शन लिखे होते हैं कि ये जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल है वो कन्वर्ज कर रहा है, डाइवर्ज कर रहा है एंड सो ऑन, इस टाइप के कुछ अगर आपको उसमें ऑप्शन दिखते हैं तो सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि वो किस टाइप का इंटीग्रल है, वो डेफिनेट इंटीग्रल है या इनडेफिनेट इंटीग्रल है। तो पहले तो देखा हमने कि लिमिट तो फाइनाइट है, तो ये डेफिनेट भी हो सकता है। अब हमको यहाँ पे जो इंटीग्रेंड है विच इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स माइनस वन। ठीक है, तो ये जो हमारा ये इंटीग्रेंड है इसको चेक करना है लिमिट एक्स टेंड्स टू वन पे। तो लिमिट एक्स टेंड टू वन पे एफ ऑफ एक्स कहाँ जाने वाला है, आपका डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा, जिसके कारण ये इन्फिनिटी पे टेंड करने लगेगा। ठीक है, एंड एक्स इज इक्वल एंड लिमिट एक्स टेंड्स टू टू पे जो एफ ऑफ एक्स है वो कहाँ पे मूव करने लगेगा आपका, वो इक्वल टू टू बाय अंडर रूट वन हो जाएगा विच इज टू। तो एक ये फाइनाइट वैल्यू मिल गई, तो यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। जब पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या बन रहा है आपका, सिर्फ और सिर्फ x इज इक्वल टू में वन बन रहा है। तो अगर ये पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, इसका मतलब ये जो इंटीग्रल आपको मिला है ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल है, और इम्प्रॉपर इंटीग्रल होने के साथ साथ ये कैसा है, सेकंड काइंड ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल है। अब मैं यहाँ पे क्योंकि एक्सप्लेन कर रही हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, बट जब आप पेपर में फॉर्मुलेट करेंगे इस तरीके की थिंकिंग के साथ तो आप बहुत जल्दी कर लेंगे। तो सबसे पहले आप टाइप ऑफ इंटीग्रल को आइडेंटिफाई कीजिए, वो इम्प्रॉपर है या नहीं है। इम्प्रॉपर होने के बाद आप देखिए कि उसकी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या है। तो पहली चीज ये आइडेंटिफाई करना है, दूसरी चीज ये आइडेंटिफाई करना है। हर टाइप के क्वेश्चन के लिए आपको इसी पैटर्न को फॉलो करना है, आप कभी भी नहीं अटकेंगे और कभी भी गलत नहीं होगा। अब जैसे ही आपने आइडेंटिफाई किया कि ये जिसकी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी सिर्फ एक ही है विच इज वन, तो जैसे ही आपने वन आइडेंटिफाई किया तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले 1 से 2 मैं यहाँ पे आपको पूरा अच्छी तरीके से सॉल्व करवा रही हूँ, बट जब आप एग्जाम में वहाँ पे सॉल्व करेंगे तो कुछ स्टेप्स स्किप भी कर सकते हैं और करने ही पड़ेंगे, तभी आप टाइम पे पेपर को अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो उसी तरीके से प्रैक्टिस आप कीजिएगा। तो यहाँ हमने क्या ले लिया, इस टाइप से ये ले लिया, और फिर यहाँ पे जो इंटीग्रेशन है वो वन प्लस में क्या करना है, हमको एप्सिलॉन लेना है एंड टू लेना है। तो ये बेसिक ये वाला जो पार्ट है ये हाईलाइटेड पार्ट है। अगर आपकी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी कहाँ आ रही थी, वन पे आ रही थी, अगर पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी वन है तो आप क्या लिखेंगे, एप्सिलॉन टेंड टूवर्ड्स प्लस जीरो, मतलब हम टूवर्ड्स, अगर ये देखो वन और ये टू है, अगर पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी वन है तो आपको इधर साइड शिफ्ट करना पड़ेगा, मतलब आपको कुछ प्लस करना पड़ेगा।
इसलिए यहाँ पे प्लस का सिंबल है, जस्ट टू शो डैट कि ये राइट हैंड साइड पे मूव कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे जो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है उस जगह पे 1 प्लस एप्सिलॉन लिख देंगे, मतलब प्लस एप्सिलॉन हमको करना है। अब इसके बाद बेसिक हमको क्या करना है, अंदर इंटीग्रेशन करना है। अंदर इंटीग्रेशन करने के लिए ये ऐसे तो इंटीग्रेट होगा नहीं, तो हम इसको लिख सकते हैं x माइनस 1 प्लस में 1, -1 और +1 हमने ऊपर ऑपरेट कर दिया, जिससे कि हमको यहाँ पे इंटीग्रेशन करना इजी होगा। ये बेसिक इंटीग्रेशन है, ये आपने पहले भी देखा होगा, तो बस हमको वही इंटीग्रेशन बेसिकली कर लेना है। तो यहाँ पे हमको √x माइनस 1 अपॉन में √x माइनस 1 मिल जाएगा, dx मिल जाएगा। कुछ नहीं है, हमने इंडिविजुअली इनको डिवाइड कर लिया है, इस कारण से हम यहाँ तक पहुँच गए। अब इसके बाद हमको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे इंटीग्रेट करके दे देना है। अब यहाँ जब हम इंटीग्रेट करेंगे 1 प्लस एप्सिलॉन, मतलब इंटीग्रेशन तो हम कर ही चुके होंगे, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे इंटीग्रेट कर लेते हैं। इंटीग्रेट करने के बाद जो हमारा आंसर आ रहा है वो कुछ इस टाइप से आएगा, यहाँ पे 2/3 x माइनस 1 टू द पावर 3/2, एंड जब इसका इंटीग्रेशन हम करेंगे तो हमको मिलेगा यहाँ पे 2√x माइनस 1, ठीक है। तो ये इंटीग्रेशन मिल गया। यहाँ लिमिट अप्लाई करेंगे 1 प्लस एप्सिलॉन, और यहाँ लिमिट अप्लाई करेंगे 2, एंड देन इसके बाद लिमिट अप्लाई करके लिख देंगे। लिमिट अप्लाई करके अगर हम लिखेंगे तो हमको मिलेगा 2/3, जब हम 2 की लिमिट अप्लाई करेंगे तो 2/3 प्लस में हमको 2 मिल जाएगा, एंड जब हम यहाँ पे 1 प्लस एप्सिलॉन की लिमिट अप्लाई करेंगे तो -2/3 एप्सिलॉन टू द पावर 3/2 प्लस में माइनस में 2 √ एप्सिलॉन हमको मिल जाएगा आफ्टर अप्लाइंग द लिमिट ऑफ द अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट, ठीक है। अब इसके बाद बेसिकली आपको क्या करना है, ये जो लिमिट है एप्सिलॉन टेंड टुवर्ड 0, ये आपको अप्लाई करनी है। जब एप्सिलॉन टेंड टुवर्ड 0 की लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, ये एज इट इज आ जाएगी। जब इसमें एप्सिलॉन टेंड टुवर्ड 0 करेंगे तो ये 0 की तरफ जाएगा, तो ये पूरा 0 हो जाएगा टर्म। यहाँ पे भी ये 0 की तरफ मूव करने लगेगा, तो ये पूरा 0 हो जाएगा टर्म। तो हमारे पास बेसिकली आंसर क्या आ जाएगा, आपका 8/3 आ जाएगा, विच इज द सम ऑफ दिस 2 कांस्टेंट वैल्यू। और ये क्योंकि फाइनाइट आया है, इसका मतलब है जो गिवन इंटीग्रल था आपका 1 से लेके 2 के बीच में x अपॉन √1 माइनस x माइनस 1 dx, वो आपका कैसा कहला जाएगा, कन्वर्जेंट कहला जाएगा, इज कन्वर्जेंट। क्यों कन्वर्जेंट हो गया, क्योंकि आपका यहाँ पे जब आपने इस तरीके से लिमिट अप्लाई की तो आपका जो आंसर आया वो फाइनाइट आ गया। अगर ये इनफाइनाइट आता आफ्टर सॉल्विंग द इंटीग्रेशन एंड अप्लाइंग द लिमिट एप्सिलॉन टेंडिंग टूवर्ड्स द पॉजिटिव साइड, तो आपका क्या हो जाता, डाइवर्जेंट हो जाता। बट ये क्या आया है, कन्वर्जेंट आया है, फाइनाइट आया है, दैट्स वाई ये क्या हो गया, कन्वर्जेंट हो गया। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। तो ये इन एग्जांपल्स को आप क्या कर सकते हैं, मेमोराइज भी कर सकते हैं। जो एग्जाम्स होती हैं उसमें कोई अलग या बहुत डिफिकल्ट सा क्वेश्चन नहीं देते हैं, क्योंकि वहाँ पे टाइम लिमिट्स होती है। टाइम लिमिट आपके पास कितनी होती है, जैसे अगर हम MP सेट की बात करें तो हमारे पास, या MP असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करें तो हमारे पास 3 घंटे में हमको 200 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। तो वहाँ पे इस तरीके से फॉर्मुलेट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो आप इन सारे इंटीग्रल्स को मेमोराइज भी कर सकते हैं, प्लस पैटर्न भी सीख सकते हैं। पैटर्न तो सीख के जाना ही है, अगर हमको मेमोराइज हम भूल जाते हैं तो वहाँ जल्दी से सॉल्व कर पाएँ। अब अगेन हमको ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसके हमको कन्वर्जेंस की बात करनी है अगर, तो हम सबसे पहले देखेंगे कि ये किस टाइप का इम्प्रॉपर इंटीग्रल है। तो ये देखिए यहाँ पे हमारा जो फाइनाइट लिमिट है, तो अच्छी बात है। अब यहाँ पे मैं शॉर्ट में आपको करके बता रही हूँ, ठीक है। तो हमने सबसे पहले सोचा कि ये दोनों जो लिमिट है ये फाइनाइट है, तो ये डेफिनेट इंटीग्रल भी हो सकता है। बस अब हमको चेक करना है कि जो इंटीग्रेंड है विच इज हेयर f(x) इज इक्वल टू में 1/1 प्लस cos x, ये किस टाइप का है आपका, अनबाउंडेड तो हो नहीं रहा है इस लिमिट के बीच में कहीं पे भी, जरूरी नहीं है एंड पॉइंट पे हो, बीच में भी कहीं पे भी अनबाउंडेड नहीं होना चाहिए। तो x इज इक्वल टू अगर हम 0 करते हैं तो क्या होगा, x इज इक्वल टू 0 में जो cos होगा एट x इज इक्वल टू 0, जो cos 0 होता है वो 1 हो जाता है। इसका मतलब जो f(x) होगा वो 1/2 हो जाएगा, मतलब फाइनाइट वैल्यू आ गई। अब हम बात कर लेते हैं f(x) इज इक्वल टू में 1 में cos x प्लस में
में 1 है हमारा, तो x इज इक्वल टू में पाई, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 1/cos पाई। तो 1/cos पाई क्या होता है आपका, यहाँ पे cos पाई -1 होता है, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा -1 प्लस में 1, -1 प्लस में 1 आ जाएगा आपका, क्योंकि जो cos पाई होता है वो -1 होता है, जिसके कारण से ये मूव करने लगा है इन्फिनिटी पे। तो जिसके कारण से जो f ऑफ x है वो मूव करने लगा है आपका इन्फिनिटी पे। इसका मतलब है यहाँ पे ये अनबाउंडेड है। कहाँ पे अनबाउंडेड है, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या है आपकी, यहाँ पे पाई है। तो पाई पे प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, तो पाई को हम क्या कर लेंगे, पाई से हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे लिमिट लगाएंगे, लिमिट एप्सिलॉन टेंडिंग टूवर्ड्स द अब नेगेटिव साइड, क्योंकि यहाँ पे क्या है पाई 0 और यहाँ पे पाई है, तो अब हमको पाई पे डिसकंटिन्यूटी है, हम इसका मतलब हमको लेफ्ट साइड मूव करना है, इसलिए 0 माइनस आएगा। यहाँ नीचे वाली लिमिट तो हमारी 0 ही रहेगी, जो ऊपर वाली लिमिट है उसमें क्या हो जाएगा, पाई माइनस एप्सिलॉन हो जाएगा dx। अब वहाँ पे क्या लिखा हुआ था, 1 प्लस कॉस एक्स लिखा है, तो 1 प्लस कॉस एक्स को ऐसे तो आप इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे, तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आइडेंटिटी का यूज करना पड़ेगा, जिसमें 1 प्लस कॉस एक्स क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 हो जाता है, dx आता है। ये बेसिक इंटीग्रेशन से ये आप मेमोराइज कर सकते हैं और कर लेना चाहिए, क्योंकि वही अगेन इतने कम टाइम पे सारी चीज़ें आप धीरे धीरे करेंगे तो नहीं हो पाएगी, ठीक है। फिर इसके बाद इसमें 1/2 सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 dx हो जाएगा। अब जो सेक स्क्वायर होता है उसका इंटीग्रेशन हमको पता होता है, विच इज 10x, तो यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 है, तो इसका जो इंटीग्रेशन आएगा वो आ जाएगा आपका 10x बाई 2, ठीक है। तो यहाँ पे 1/2 तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया, और इसका जो इंटीग्रेशन है 10x बाई 2 हो जाएगा। और फिर यहाँ पे क्योंकि ये जो 2 है ये इसमें है, तो यहाँ पे भी 2 पर मल्टीप्लाई में आएगा, विच कैंसिल ईच अदर, तो ये 2 कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ लिमिट जो है हमारी 0 से पाई माइनस एप्सिलॉन की लग जाएगी। फिर इसके बाद इसमें आप क्या करेंगे, लिमिट अप्लाई करेंगे। लिमिट अप्लाई करने के बाद आपको मिलेगा 10 पाई माइनस एप्सिलॉन बाई 2 माइनस 10 0 विच इज 0, ठीक है। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, लिमिट अप्लाई करनी है एप्सिलॉन टेंडिंग टूवर्ड 0 की, तो आपको मिलेगा 10 पाई बाई 2 माइनस में 0, तो 10 पाई बाई 2 क्या होता है आपका, इन्फिनिटी होता है। तो इसका मतलब है दिस एम्प्लाइज, क्योंकि इसकी जो वैल्यू आई वो इन्फिनिटी आई, दिस एम्प्लाइज जो गिवन इंटीग्रल था 0 से पाई 1 में cos x प्लस 1 dx, ये कैसा कहला जाता है आपका, डाइवर्जेंट कहला जाता है, क्योंकि इसकी जो लिमिट है वो इन्फिनिटी आ रही है। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं कुछ बेसिक्स को, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कुछ कंपैरिजन टेस्ट की, ठीक है। तो एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट होता है कंपैरिजन टेस्ट। तो आपने जहाँ पे सीरीज पढ़ी होगी वहाँ पे भी कंपैरिजन टेस्ट लगाया होगा। तो ये कंपैरिजन टेस्ट सेम होता है जैसा सीरीज में होता है, मतलब जो उसकी फॉर्मुलेशन है, जो उसका स्टेटमेंट है वो सेम होता है। तो अगर आपके पास दो इंटीग्रल है, एक I1 इंटीग्रल है जो कि a से b में जा रहा है, f ऑफ x dx है, यहाँ a b इंफिनिटी भी हो सकते हैं, यहाँ f ऑफ x अनबाउंडेड भी हो सकता है, तो ये कुछ भी हो सकता है, किसी भी टाइप का इम्प्रॉपर इंटीग्रल हो सकता है, 1 2 एंड 3 टाइप का। और ये a से b आ गया, g ऑफ f dx आ गया। तो ये दो कैसे हैं आपके इम्प्रॉपर इंटीग्रल हैं, ठीक है। अब अगर आपके पास ये दो इम्प्रॉपर इंटीग्रल हैं तो आपको बताना, और इन दोनों के पास पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी भी सेम होनी चाहिए। मतलब अगर आपको क्वेश्चन में ये प्रोवाइडेड है, क्वेश्चन में आपको क्या प्रोवाइडेड है, ये वाला इंटीग्रल प्रोवाइडेड है, तो आपको एक g ऑफ x खोजना पड़ेगा। यू हैव टू सर्च, ये आपको सर्च करना पड़ेगा, मतलब ये आपको खुद से कंसीडर या खुद से सोचना पड़ेगा, सच डैट कि वो एक इम्प्रॉपर इंटीग्रल हो। और पहली चीज f ऑफ x एंड g ऑफ x हैज ओनली वर्ड याद रखिएगा, हैज ओनली
PID मतलब पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू में a, मतलब a भी हो सकती है पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, b भी हो सकती है, बट हम जो यहाँ पे रिजल्ट बता रहे हैं वो a के लिए बता दे रहे हैं। बाकी ये जो है कोई एक पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी नहीं होनी चाहिए, यहाँ ओनली वर्ड यूज हो रहा है। इसका मतलब है अगर दोनों पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी होगी तो आप उसको पहले स्प्लिट कीजिएगा, बाइफरकेट कीजिएगा, a से c f ऑफ dx प्लस में c से b f ऑफ f dx, ठीक है। इस तरीके से आप उसको स्प्लिट कीजिएगा अगर आपकी a एंड b दोनों पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, और फिर उसके बाद इंडिविजुअली इस वाले इंटीग्रल के लिए लगाइएगा टेस्ट एंड इंडिविजुअली ही वाले इंटीग्रल के लिए टेस्ट लगाइएगा। तो ठीक है, तो ये टेस्ट तभी लगेगा जब एक ही पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। अब इतना समझ में आया, पहली कंडीशन समझ में आई, तो लेट हम यहाँ लेते हैं और दोनों के पास सेम पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी होनी चाहिए। अगर जो आपको गिवन इंटीग्रल है उसके पास पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ए पे है, तो आपको एक ऐसा इंटीग्रल खोजना होगा जिसकी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी अगेन ए पे होगी और उसकी लिमिट भी सेम होनी चाहिए, ए से बी, सिर्फ आपका इंटीग्रेंड चेंज होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट की अगर हम बात कर लें यहाँ पे, तो जो f और g दोनों ही फंक्शन है ये नॉन नेगेटिव होने चाहिए, मतलब ग्रेटर देन 0 होने चाहिए, तभी ये टेस्ट अप्लाई होगा फॉर एवरी x बिलोंग्स इन बिटवीन द लिमिट के बीच में। ये पूरा फंक्शन आपका दोनों ही जो आपने कंसीडर किया, जो आपको मिला है वो दोनों ही पॉजिटिव होने चाहिए एंड इक्वल टू 0 हो सकते हैं, विच इज नॉन नेगेटिव, ठीक है। अब यहाँ पे थर्ड कंडीशन की बात कर लेते हैं। f of x is less than equal to में g of x for every x belongs to the limit interval a से b पे, ठीक है ना। अब आपने कुछ इस तरीके से ढूंढ लिया है कि जो g of x है वो बड़ा है, ठीक है। तो g of x आपने ढूंढा है, ठीक है। देखिए सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम इनको। हमको एक f of x दिया हुआ था इंटीग्रल फॉर्म में, उसके जैसा ही हमने एक g of x अज्यूम किया है जिसकी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी सेम है और दोनों ही फंक्शन हमारे नॉन नेगेटिव है, और हमने f of x के लिए g of x को ऐसा ढूंढा है कि g of x x की हर वैल्यू के लिए कैसा है, बड़ा है f of x से। तो देन हम बोल पाएंगे कि अगर इंटीग्रल a से b में g of x dx कन्वर्जेंट है, कैसा है आपका, कन्वर्जेंट है, देन एम्प्लाइज जो आपका गिवन इंटीग्रल है a से b f of dx वो भी कैसा होगा, इज कन्वर्जेंट, ठीक है। मतलब बड़ा वाला कन्वर्जेंट है, बड़ा वाला जाके किसी एक पॉइंट पे आके रुक रहा है, तो छोटा वाला भी, अब वो तो ऑब्वियस सी बात है ना, हर एलिमेंट उसका उससे छोटा है ना। तो जब बड़ा वाला एक जगह पे जाके ठहर रहा है तो जो उसको फॉलो कर रहा है वो भी वहीं जाके ठहरेगा या उससे एक छोटे पॉइंट में आके ठहर जाएगा, और जैसे ही ठहर रहा है, जैसे ही एक फाइनाइट वैल्यू मिल रही है, वैसे ही आप बोल पाएंगे कि जो गिवन इंटीग्रल है वो भी आपका कैसा है, कन्वर्जेंट है, ठीक है। बात समझ में आई। अगर यहाँ पे ये वाली कंडीशन को स्किप करें और आप यहाँ पे g ऑफ x कैसा ढूंढ पा रहे हैं, लेस देन इक्वल टू f ऑफ x ढूंढ पा रहे हैं फॉर एवरी x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल a b के लिए, तो आप बोल पाएंगे देन आप बोल पाएंगे यहाँ पे कि इफ जो g ऑफ x का जो इंटीग्रल है a से b में dx इज डाइवर्जेंट, देन इम्प्लाई इंटीग्रेशन a से b में f ऑफ x dx इज डाइवर्जेंट। अब ये सारी जो कंडीशन है ये आपने पहले भी कोई बुक में देखी होगी, बट हम यहाँ पे क्वेश्चन रिलेट करेंगे तो आपको समझ में आएगा। अब देखिए यहाँ पे कि आपको बताना तो f ऑफ x के लिए था, आपको जो आंसर देना है वो f ऑफ x के लिए देना है, बट आपने क्या किया, एक ऐसा इंटीग्रल ढूंढा g ऑफ x पे जहाँ पे g ऑफ f ऑफ x से छोटा है, और वो जो इंटीग्रल है g ऑफ x का इंटीग्रल है वो अगर डाइवर्जेंट हो जाता है, मतलब जब छोटी वाली वैल्यू x1 g ऑफ x1 छोटा है
एफ ऑफ एक्स वन से, जी ऑफ एक्स टू छोटा है एफ ऑफ एक्स टू से, मतलब ये छोटा वाला टेंड करता जा रहा है जैसे जैसे एक्स टेंडिंग टूवर्ड्स इन्फिनिटी पे, तो ये जी ऑफ एक्स टेंडिंग टूवर्ड्स इन्फिनिटी है। तो ऑब्वियस सी बात है जैसे जैसे एक्स इन्फिनिटी पे टेंड करेगा वैसे वैसे एफ ऑफ एक्स तो हमेशा जी ऑफ एक्स से बड़े होने की कोशिश कर रहा है, मतलब वो भी इन्फिनिटी से बड़े होने की कोशिश करेगा, इसका मतलब वो भी इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगा, इसका मतलब है जो हमको गिवन इंटीग्रल है वो भी इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगा, इसका मतलब गिवन इंटीग्रल भी हमारा कैसा हो जाएगा, डाइवर्जेंट हो जाएगा। ठीक है ना। बट याद रखिएगा इनके जो कन्वर्स हैं वो ट्रू नहीं, मतलब जो इनके लिए जो दूसरी कंडीशंस ओवर होल्ड हो रही हैं तो वो ट्रू नहीं है। अगर आपने एफ ऑफ एक्स से बड़ा एक जी ऑफ एक्स ढूंढा है फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए बी के लिए, सच दैट जो इंटीग्रल है ए से बी जी ऑफ एक्स डी एक्स का वो कैसा है, डाइवर्जेंट है, तो यहाँ पे दोनों कंडीशन हो सकती है, ए से बी में एफ ऑफ एक्स डी एक्स आपका कन्वर्ज भी कर सकता है, एंड यहाँ इंटीग्रेशन ए से बी एफ ऑफ डी एक्स आपका डाइवर्ज भी कर सकता है। ठीक है, क्योंकि ये छोटा एलिमेंट है, मतलब बड़ा एलिमेंट तो इन्फिनिटी की तरफ मूव कर गया, जी ऑफ एक्स इन्फिनिटी की तरफ मूव कर गया, बट एफ ऑफ एक्स तो उससे छोटा है, और छोटे में वो फाइनाइट की तरफ भी जा सकता है और छोटे में वो इन्फिनिटी की तरफ भी जा सकता है। तो इस कारण से अगर फाइनाइट में गया तो वो कन्वर्जेंट और इन्फिनिटी में गया तो वो डाइवर्जेंट। तो याद रखिएगा अगर आपसे क्वेश्चन में एफ ऑफ एक्स के बारे में पूछा है तो जी ऑफ एक्स को अगर आपने बड़ा ढूंढा है तो वो डाइवर्जेंट नहीं होना चाहिए, आप उस पर रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। इसके बाद आप यहाँ पे एक और चीज याद रखिए, अगर क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, एफ ऑफ एक्स के बारे में पूछ रहा है और आपने जी ऑफ एक्स को कैसा है एक छोटा अज्यूम कर लिया है, मतलब आपने ऐसा एक जी ऑफ एक्स ढूंढा है सच डेट फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू दिस इंटरवल ए बी जी ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स से छोटा है ना, और ये कुछ इस तरीके से है कि जो ए से बी में जी ऑफ एक्स है वो कैसा है, कन्वर्जेंट है। आपने कुछ ऐसा ढूंढ लिया है कि वो कन्वर्जेंट है, तो यहाँ पे अगर ये कन्वर्जेंट है तो इंटीग्रेशन ए से बी में एफ ऑफ एक्स आपका कन्वर्ज भी हो सकता है, और इंटीग्रेशन ए से बी पे एफ ऑफ एक्स आपका डाइवर्जेंट भी हो सकता है ना। इसी तरीके से आपको सोचना है, एमसीक्यू क्वेश्चन तभी अप्लाई हो पाएंगे, नहीं तो ये कंडीशंस गलत हो जाती हैं। अब देखिए क्योंकि आप क्या बोलना चाह रहे हैं, ये जो g ऑफ x है एट एक्स टेंडिंग टूवर्ड्स इन्फिनिटी पे, ये जो g ऑफ x है ये कहाँ पे मूव कर रहा है, क्योंकि कन्वर्जेंट है तो कोई फाइनाइट वैल्यू पे मूव कर रहा है, बट ये छोटी वैल्यू है, इससे बड़ी वैल्यू इन्फिनिटी भी हो सकती है और इससे बड़ी वैल्यू कोई दूसरी फाइनाइट वैल्यू भी हो सकती है। तो अगर ये इन्फिनिटी होता है तो ये डाइवर्जेंट हो जाएगा, अगर ये फाइनाइट होता है तो कन्वर्जेंट हो जाएगा। इसका मतलब है ये वाला रिजल्ट इस तरीके से होल्ड करेगा। तो केयरफुली इस कंपैरिजन टेस्ट को अप्लाई कीजिएगा। आपको ये ऊपर वाली दो कंडीशन तो बुक्स में मिल जाएंगी, बट जो नीचे मैंने दो एक्सप्लेन किया है आपको रिवर्सल फॉर्म में जाके, वो कहीं पे भी किसी भी बुक में आपको देखने को नहीं मिलेगा। आपको खुद से ये फॉर्मूलेट, आपको खुद से ये कॉन्सेप्ट जनरेट करने पड़ेंगे। ठीक, तो यहाँ तक आ गए हम। इसके बाद हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, कंपैरिजन टेस्ट को अप्लाई कर लेते हैं। तो कंपैरिजन टेस्ट अगर हम अप्लाई करते हैं तो यहाँ हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, 0 से π/2 का साइन x अपॉन में x टू द पावर p dx का। ठीक, अब हमको क्या करना है, जो हमारा गिवन f ऑफ x है वो क्या है, साइन x अपॉन में x टू द पावर p। ठीक है, ये आपका एफ एक्स है। आपको क्या करना है, एक और g ऑफ x को फाइंड आउट करना है, तो आप इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन में x टू द पावर p माइनस 1 साइन x अपॉन में x लिख सकते हैं आप। ठीक है, ये आ गया। अब क्योंकि आपको यहाँ पे पता है साइन x अपॉन में जो x का जो मॉड है इज लेस देन इक्वल टू किसके हो जाएगा, सॉरी 1 अप ये जो मॉड है इज लेस देन इक्वल टू में 1। ठीक है, तो देयरफॉर आप बोलेंगे 1 अपॉन में x टू द पावर p माइनस 1 साइन x अपॉन में जो x का मॉड है इज लेस देन इक्वल टू 1 अपॉन में x टू द पावर p माइनस 1। ठीक है, यहाँ तक अपन पहुंच पाए। अब जैसे ही हम यहाँ तक पहुंच पाए तो हम क्या बोलेंगे, और ये फॉर एवरी
x बिलोंग्स टू 0 से π/2 के बीच में बात हो रही है, ठीक है। तो ये पूरे इसी में बात हो रही है, x बिलोंग्स टू 0 से π/2 के बीच में बात हो रही है। तो इसका मतलब आपने एक g ऑफ x ढूंढ लिया, इसी तरीके से कंपेयर करके ही ढूंढना होता है। तो आपके लिए ये आपका गिवन f ऑफ x था और इसके लिए आपने एक g ऑफ x को ढूंढ लिया। अब g ऑफ x के इंटीग्रल पे बात कर लेते हैं। तो g ऑफ x का इंटीग्रल 0 से लेके π/2 के बीच में 1/x टू द पावर p माइनस 1 dx इज कन्वर्जेंट। ये कन्वर्जेंट होगा इफ p माइनस 1 इज लेस देन 1। तो ये कन्वर्जेंट होगा जब p माइनस 1 लेस देन 1 होगा। तो ये एक p टेस्ट है, इसके बाद हम p टेस्ट कवर करेंगे तो वहाँ पे आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या आ रही है, 0 आ रही है, और f ऑफ x की भी जो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी थी वो 0 पे ही थी। तो इस कारण से आप ये g ऑफ x को अज्यूम कर सकते हैं, ये आपका g ऑफ x आ गया और ये इस इनइक्वालिटी को होल्ड भी कर रहा है। एंड g ऑफ x कन्वर्जेंट भी है अगर ये कंडीशन p पे होल्ड होती है तो, ठीक है। तो ये g ऑफ x आपका कन्वर्जेंट है। तो बड़ी वाली अगर वैल्यू कन्वर्जेंट है मतलब कहाँ है, कोई फाइनाइट वैल्यू की तरफ अगर ये टेंड कर रही है तो f ऑफ x ऑब्वियसली कोई फाइनाइट वैल्यू पे ही टेंड करेगा, क्योंकि ये लेस देन g ऑफ x है। दिस एम्प्लाइज जो आपका इंटीग्रेशन था 0 से लेके π/2 साइन x अपॉन में x टू द पावर p dx इज कन्वर्जेंट इफ जो p है -1 इज लेस देन 1 है, विच इज, जिसको आप लिख सकते हैं दिस इम्प्लाई p इज ग्रेटर देन 2। तो आप अगर ये लिखते हैं तो आप बोल पाएंगे कि इस वाली पर्टिकुलर कंडीशन के लिए बाय कंपैरिजन टेस्ट आप निकाल पाएंगे कि ये कन्वर्जेंट है। तो इस तरीके से आप फॉर्मुलेट कर सकते हैं यहाँ पे। फिर इसके बाद एक और इजियर वे आ जाता है फॉर द कंपैरिजन टेस्ट, ठीक है। इजियर वे ऑफ द कंपैरिजन टेस्ट क्या बोलता है, ये दोनों पे अप्लाई होता है, लिमिट अगर फाइनाइट है तो भी, अगर लिमिट इनफाइनाइट है तो भी, ठीक है। मतलब फर्स्ट इम्प्रॉपर इंटीग्रल सेकंड इम्प्रॉपर इंटीग्रल दोनों में ही अप्लाई हो जाता है, इवन ये थर्ड काइंड ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल में भी अप्लाई हो जाएगा। इसमें हमको सिंपल क्या करना होता है, आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है a से b में f ऑफ dx कन्वर्ज कर रहा है या ये डाइवर्ज कर रहा है, बता दो। तो आप क्या करेंगे, लिमिट निकालेंगे एट x टेंडिंग टूवर्ड्स a, और यहाँ पे a क्या है आपका पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है। ये a ऐसा वैल्यू है जहाँ पे एट लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स a जो आपका f ऑफ x है वो टेंड कर रहा है टूवर्ड्स इंफिनिटी, यहाँ पे फंक्शन अनबाउंडेड हो जा रहा है, ठीक है। इफ a आपका कोई फाइनाइट वैल्यू और इफ a अगर कोई फाइनाइट वैल्यू नहीं है तो भी चलेगा, ठीक है। ए कैन बी फाइनाइट और ए कैन बी इनफाइनाइट, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जैसे ही आपको ये क्वेश्चन दिया वैसे ही सबसे पहले आप पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी को आइडेंटिफाई करेंगे, और सिर्फ एक ही है ना, ओनली एक ही पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी होनी चाहिए। अगर एक से ज़्यादा पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है तो अगेन आप यहाँ पे क्या कर लेंगे, ए से सी एफ ऑफ डी एक्स प्लस में सी से b f ऑफ dx, इस तरीके से स्प्लिट करेंगे। इसके लिए इंडिविजुअल टेस्ट लगाएंगे, इसके लिए इंडिविजुअल टेस्ट लगाएंगे एंड देन रीजनिंग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ओनली होनी चाहिए और इस तरीके से होनी चाहिए कि ये इन्फिनिटी पे जा रही है, तो ये पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी होगी। अब आप क्या करेंगे, ये सेम वैल्यू पे x टेंडिंग टूवर्ड्स a जो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है इस पे लिमिट लगाएंगे और लिखेंगे यहाँ f ऑफ x अपॉन में g ऑफ x, और ये जो वैल्यू आने वाली है लिमिट की ये कैसी आनी चाहिए, कोई नॉन जीरो फाइनाइट वैल्यू आनी चाहिए। अगर आप ऐसा कोई g ऑफ x ढूंढ पाते हैं जिसको आप f ऑफ x से डिवाइड करें और x टेंडिंग टूवर्ड्स a मतलब पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी पे अगर आप उसकी लिमिट लगाएं और कोई फाइनाइट वैल्यू या नॉन जीरो फाइनाइट वैल्यू आ जाती है तो आप बोलेंगे देन इंटीग्रेशन a से b, देन इफ इंटीग्रेशन a से b g ऑफ x dx कन्वर्ज एम्प्लाई इंटीग्रेशन जो आपको दिया हुआ था a से b एफ एक्स डी एक्स भी क्या कर जाएगा, कन्वर्ज कर जाएगा। और यदि अगर ये g ऑफ x dx वाला जो इंटीग्रल है ये क्या हो रहा है, डाइवर्ज हो रहा है, देन जो आपका गिवन इंटीग्रल है वो भी क्या कहला जाएगा, डाइवर्जेंट कहला जाएगा।
तो दोनों सेम तरीके से बिहेव करने लगेंगे। अगर नीचे वाला डिनोमिनेटर डाइवर्जेंट है उसका इंटीग्रल तो डाइवर्जेंट, अगर कन्वर्जेंट है तो गिवन इंटीग्रल भी कन्वर्जेंट कहला जाएगा। सॉरी, यहाँ पे इसको करेक्ट करिए, यहाँ पे एफ आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से तो सिर्फ आपको एक g ऑफ x इस तरीके से ढूंढना है सच दैट कि जब आप उसको डिवाइड करेंगे f ऑफ x से और लिमिट पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी पे अगर टेंड करवाएंगे x की तो एक फाइनाइट नॉन जीरो वैल्यू मिल जानी चाहिए। अगर मिल जाती है तो जैसा इंटीग्रल g ऑफ x का इस लिमिट पे होगा, कन्वर्जेंट होगा तो कन्वर्जेंट मिलेगा गिवन इंटीग्रल, डाइवर्जेंट होगा तो डाइवर्जेंट मिल जाएगा। यहाँ a आपका फाइनाइट भी हो सकता है, याद रखिएगा, यहाँ जो a है आपका फाइनाइट भी हो सकता है और ये a आपका इनफाइनाइट भी हो सकता है। दोनों ही केस में ये रिजल्ट क्या हो जाता है, अप्लाई हो जाता है। इस a की जगह पे b भी हो सकता है, ये b भी इनफाइनाइट और b भी आपका फाइनाइट हो सकता है। तो सेम तरीके से आपको करना है। अगर a इन्फिनाइट होगा तो यहाँ जो a पे x पे लिमिट लग रही है वो इन्फिनिटी लग जाएगी, तो जो भी a की वैल्यू होगी वो लग जाएगी। तो इस तरीके से एक कंपैरिजन टेस्ट है, ये ईजियर वे होता है टू अप्लाई द कंपैरिजन टेस्ट, क्योंकि यहाँ पे हमको कोई लेस देन इक्वल टू वाली कंडीशन ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेस देन इक्वल टू वाली कंडीशन हम लॉग के केस में ढूंढ सकते हैं, हम साइन और कॉस के केस में ढूंढ सकते हैं, e टू द पावर x के केस में ढूंढ सकते हैं और कुछ ही पॉलिनोमियल्स के केस में ढूंढ सकते हैं। बाकी में ढूंढ के बताना इक्वली मतलब डिफिकल्ट होता है जितना हमको गिवन इंटीग्रल का कन्वर्जेंट बताना होता है। तो इसलिए ये वाली जो प्रोसेस है ये ज़्यादा ईजियर होती है और ये अप्लाई करने में भी सही रहती है, ठीक है। तो जैसे कि अगर आपको यहाँ 2 से 3 पे एक दिया हुआ है इंटीग्रेशन x माइनस टू होल टू द पावर 1/4, यहाँ पे 3 माइनस एक्स होल टू द पावर 2 है ना। अब इस इंटीग्रल का आपको कन्वर्जेंस बताना है, ये कन्वर्ज कर रही है या ये डाइवर्ज कर रही है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले एक g ऑफ x को सबसे पहले आप जैसे ही आपने क्वेश्चन देखा तो आपको पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी बतानी होगी। तो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी अगर हम देखें तो 2 भी है और 3 भी है। 2 इसके कारण हो जा रही है, जैसे ही 2 पुट करेंगे ये 0 जाएगा, 0 के कारण इन्फिनिटी मूव करेगा। जैसे ही 3 पुट करेंगे तो ये 0 होगा और 0 के कारण ये भी इन्फिनिटी पे मूव करने लगेगा। तो दोनों ही पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है। तो पहले ही बताया जैसे ही पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी मिले तो आप इसको स्प्लिट कर लीजिए। 2 से अपन क्या कर लेते हैं, 2/5 कर लेते हैं, 2 से a कर लो, कुछ भी कर लो। तो 2 से a कर लिया हमने। d ऑफ x अपॉन में क्या करेंगे, x माइनस टू होल टू द पावर 1/4, 3 माइनस एक्स होल टू द पावर 2 प्लस में यहाँ a से लेके 3 d ऑफ x माइनस टू होल टू द पावर 1/4 एंड 3 माइनस एक्स होल टू द पावर 2, ठीक है। हमने ये कर लिया। अब ये दो तरीके से स्प्लिट हो गई, इंडिविजुअली इस पे लगाएंगे, इंडिविजुअली इस पे लगाएंगे। इसको I1 ले लेते हैं, इसको I2 ले लेते हैं, ठीक है। तो I1 के लिए अगर हम अप्लाई करते हैं तो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या है, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी यहाँ पे 2 है, ठीक है। I1 के लिए कर रहे हैं तो I1 इज इक्वल टू में हमारा क्या है, 2 से लेके a 1 अपॉन में x माइनस टू होल टू द पावर 1/4, 3 माइनस एक्स होल टू द पावर 2 dx, ये हमारा है, ठीक है। अब ये हमारा क्या हो गया, f ऑफ x हो गया। यहाँ पे जो f ऑफ x है वो क्या है, 1 अपॉन x माइनस टू होल टू द पावर 1/4, 3 माइनस एक्स होल टू द पावर 2। हमको एक g ऑफ x ढूंढना है, तो जो यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है उसको हटा देते हैं, ताकि जो लिमिट होगी हमारी किसकी, लिमिट एट x टेंडिंग टूवर्ड्स 2 f ऑफ x gx क्या आनी चाहिए, फाइनाइट एंड नॉट इक्वल टू 0 आनी चाहिए। तो हम यहाँ पे gx को ले लेते हैं 1 अपॉन एक्स माइनस टू होल टू द पावर 1/4 ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब आप इनको डिवाइड करके लिमिट लगाएंगे तो लिमिट x टेंडिंग टू 2 पे क्या आ जाएगा आपका, 1 अपॉन 3 माइनस एक्स टू द पावर 2 आ जाएगा आपका। जब इस पे आप लिमिट लगाएंगे तो आपको ये 1 मिलेगी, विच इज़ अ नॉन जीरो फाइनाइट वैल्यू, ठीक है। अगर ये नॉन जीरो फाइनाइट वैल्यू है तो जैसा जैसा g ऑफ x बिहेव करेगा 2 से a के बीच में, डेट इज 1 अपॉन एक्स माइनस टू होल टू द पावर 1/4, जैसा बिहेव करेगा वैसे ही आपका f ऑफ x बिहेव करने लगेगा। तो अगेन बाय यूजिंग द p टेस्ट आपको मिल रहा है यहाँ पे जो p की वैल्यू है वो 1 अपॉन में 4 है, इसका मतलब ये लेस देन 1 है, 1 लेस देन आती है। दिस एम्प्लाइज
दिस एम्प्लाइज जो आपका इंटीग्रल है वो कैसा हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा। तो पी टेस्ट हमारा इसके बाद वाले लेक्चर में हम कवर करेंगे पी टेस्ट को, जो कि बोलता है अगर आपका यहाँ ए से लेके बी में 1 में x माइनस ए की पावर p dx है, तो p अगर लेस देन 1 है, दिस एम्प्लाइज जो ये है हमारा वो कन्वर्जेंट होता है। तो इस कारण से ये कन्वर्जेंट हो गया। दिस एम्प्लाइज जो हमारा I1 है वो भी क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा। सेम I2 के लिए भी सर्च कर लेते हैं। तो I2 के लिए I2 हमारा क्या है यहाँ पे a से लेके 3 1 में x माइनस 2 होल टू द पावर 1/4 3 माइनस एक्स होल टू द पावर 2 dx ये हमारा है। अब इसके लिए हम चेक करेंगे तो हमको g ऑफ x, यहाँ पे पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या है, यहाँ पे पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी 3 है। तो g ऑफ x हम अज्यूम कर लेते हैं 1 में 3 माइनस एक्स होल टू द पावर 2। तो ये करेंगे और फिर यहाँ पे हम लिमिट लगाएंगे x टेंडिंग टूवर्ड्स 3 पे f ऑफ x अपॉन में g ऑफ x की। तो वो हमको मिल के आएगा 1 माइनस 2 होल टू द पावर 1/4, यहाँ 2 होल टू द पावर 1/4, और इस पे अगर हम लिमिट लगाएंगे एक्सटेंडिंग टूवर्ड्स 3 की, तो ये आपको निकल के आएगा 1 विच इज़ अ नॉन ज़ीरो एंड फाइनाइट वैल्यू। तो देयरफॉर जैसा आपका g बिहेव करेगा वैसे ही आपका क्या करने लगेगा, बिहेव g, मतलब आपका यहाँ पे क्या हो गया, g की वैल्यू क्या है आपकी 1 में 3 माइनस एक्स होल टू द पावर 2 dx। जैसा ये बिहेव करेगा वैसे ही। तो अगेन बाय यूजिंग द सेम पी टेस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगा जो ये वैल्यू है वो कहाँ जा रही है, यहाँ पे जो p की वैल्यू है, p की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2 है विच इज ग्रेटर देन 1। दिस इम्प्लाइज जो आपका गिवन इंटीग्रल है वो कैसा है, डाइवर्जेंट है। देयरफॉर जो आपका I2 होगा वो भी कैसा हो जाएगा, डाइवर्जेंट हो जाएगा। अब हमने देखा यहाँ पे जो I1 प्लस में I2 था यही तो हमारा गिवन इंटीग्रल था, ठीक है, यही हमारा गिवन इंटीग्रल था। अब ये तो कन्वर्ज कर गया बट ये डाइवर्ज कर गया, ये इन्फिनिटी पे मूव कर रहा है, ये कोई फाइनाइट वैल्यू पे मूव कर रहा है। तो इन्फिनिटी प्लस फाइनाइट क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। देयरफॉर जो हमारा गिवन इंटीग्रल था 2 से लेके 3 1 में x माइनस 2 होल टू द पावर 1/4 3 माइनस एक्स होल टू द पावर 2 dx भी क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट हो जाएगा। तो होप आपको यहाँ पे ये पूरा कंपैरिजन टेस्ट अच्छे से समझ में आया होगा। कब हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं इस बात की भी क्लैरिटी आई होगी। तो यहाँ पे हमारा ये कंपैरिजन टेस्ट कंप्लीट होता है। पी टेस्ट भी आपने ऑलमोस्ट देख ही लिया है, बट नेक्स्ट लेक्चर में हम पी टेस्ट एंड डिरिचलेट टेस्ट फॉर श्योर एक साथ कंप्लीट कर लेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर कुछ आपको कमी लग रही है या कुछ आप इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, कुछ एडिशनल चाहते हैं, तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।